तो यार अभी एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है कि अतुल सुभाष नाम का जो एक लड़का था बैंगलोर में, उसने अपनी जान ले ली सुसाइड करके, बिकॉज उसकी जो बीवी थी उसने उसके ऊपर फॉल्स केसेस लगाए हुए थे। एंड मुझे ना रात को इस इंसिडेंट के बारे में नहीं पता था। मैंने क्योंकि यूट्यूब वगैरह ओपन नहीं किया था, मैंने अपने कमेंट सेक्शन देखे ना, तो बहुत ज़्यादा लड़के डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट आए थे, बार बार बोल रहे थे कि भैया अतुल सुभाष के ऊपर वीडियो लेकर आओ। एंड मुझे नहीं पता था कि ये इंसिडेंट क्या है। मैंने इस पूरे केस के बारे में पढ़ा, तब जाकर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में ये केस हुआ क्या है। इस वीडियो का ये मोटिव नहीं है कि मैं तुम्हें इस पूरे केस के बारे में डिटेल में जाकर बताऊं कि क्या उसके भाई का नाम था, क्या उसकी बीवी का नाम था, एंड क्या क्या चीज़ें हुई। इस वीडियो का सिर्फ एक ही मोटो है यार कि जो कमेंट सेक्शन में ना, जो आज के टाइम पे या फिर इंडिया में ये जो मर्द समाज डर के बैठा हुआ है ना, बच्चों के बीच में ये जो डर आ गया हुआ है ना, स्पेशली लड़कों के बीच में, कि मर्दों के साथ तो ऐसा ही होता है। ज़्यादातर लड़कियां तो सिर्फ शादी इसीलिए करती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक टाइम पे झूठा केस ठोकेंगी और पैसा लेके चली जाएंगी, या फिर लड़कियों पे विश्वास ही नहीं किया जा सकता है, या फिर जो सबसे कॉमन कमेंट मैंने देखा वो ये है कि भैया हम तो शादी ही नहीं करेंगे। मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है। ऊपर ऊपर से यार मैं तुम्हें ना अतुल के केस के बारे में बताना चाहता हूं कि इवेंचुअली ये हुआ कि उसने निकिता नाम की लड़की से शादी की। शादी के कुछ देर के बाद ऐसी चीज़ें होने लग गई कि कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो रहे होंगे। उसने डाइवोर्स लेने की कोशिश की एंड उसने उसके ऊपर फॉल्स केस लगाए। एंड इस चीज़ के दौरान उसने ये चीज़ मांगी कि अतुल से वो हर महीने 2 लाख रुपए मेंटेनेंस कॉस्ट चाहती है उसके खुद के खर्चे के लिए, एंड जो अतुल का 4 साल का बच्चा है उसके लिए। इवेंचुअली ये केसेस वगैरह चलते रहे, लेकिन क्या एक ऐसा पॉइंट आया जिसने अतुल को इतना ज़्यादा इंस्टिगेट कर दिया कि उसे सुसाइड करना चाहिए। वो एक ऐसा मोमेंट था जब अतुल के खिलाफ केसेस वगैरह चल रहे थे। तो एक दिन उस कोर्ट इंसिडेंट के दौरान ये चीज़ अतुल ने जज के सामने रखी कि क्या आपको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में कि कितने मर्द आज के टाइम पे सुसाइड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनकी बीवियां या फिर औरतें उनके ऊपर फॉल्स केस लगाती हैं, चाहे वो रेप का हो या फिर किसी और चीज़ का। तो उसकी बीवी ने उस टाइम पे उसको ये चीज कही, तो तू क्यों नहीं मर जाता है अभी तक? तो तू क्यों नहीं मर जाता है अभी तक? अगर बाकी लोग मर रहे हैं तो तू क्यों नहीं मर जाता है? एंड उस पॉइंट पे जज जो था वो उसके ऊपर हंसने लगा। बाकी सारे लोग भी कोर्ट मेंबर्स के दौरान, जो कोर्ट मतलब जो कमेटी थी उसके दौरान, वो उसके ऊपर हंसने लगे। एंड जज ने इवेंचुअली कहा कि निकिता अब बाहर चले जाओ कमरे से। एंड जब उसकी सास आई तो अतुल ने ये चीज बात बोली कि अगर मैं मर जाता हूं आज, तो आप पैसे कैसे लोगे? आप और आपकी बेटी यानी कि जो मेरी बीवी है उसको पैसे कहां से मिलेंगे? तो उसकी सास ने ये चीज कही कि तेरे मर जाने के बाद भी तेरे माँ बाप को यहां पर घसीटा जाएगा। एंड इवेंचुअली ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पर उसको ये चीज के बारे में बिलीव हो गया कि जो इंडियन लीगल सिस्टम है या फिर ये जो कोर्ट कचहरी के मसले हैं ये अतुल की मदद नहीं कर पाने वाले हैं। तो उसने जो अपने मरने से पहले 24 पेजेस का डेथ नोट लिखा हुआ था ना, एक स्पेसिफिकली सेगमेंट के अंदर उसने ये चीज लिखी कि उस पॉइंट पे उसे ऐसा लगा कि जो गॉडेस सरस्वती थी वो उसकी सास की जुबान पे बैठी हुई थी, एंड उन्होंने उसको पूरे प्लान के बारे में और जितने भी प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में उनके मुंह से निकलवा दिया। एंड अतुल ने कहा कि इवेंचुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आज मैं मर जाता हूं, अगर मैं अपनी जान ले लेता हूं, तो केस ही नहीं बचेगा, पैसे लेने वाली कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। एटलीस्ट मेरी जान को खत्म करने के बाद जिन चीजों के अंदर यानी कि जिन फैमिली मेंबर्स के अंदर मैं बिलीव करता हूं वो बचे रहेंगे, बिकॉज मुझे पता है कि ये जो लीगल सिस्टम है ये तो मेरी मदद करने वाला ही नहीं है। ये था एक पूरा केस जो अतुल के साथ हुआ, एंड इवेंचुअली अतुल ने अपनी जान ले ली। मेरा प्रॉब्लम है उस मर्द समाज के साथ जो आज अपने आप को इतना कमजोर मान रहा है कि उनके साथ भी यही चीज होने वाली है। मेरा प्रॉब्लम है उन बच्चों के साथ जो आज कॉलेज में रहकर अपने बारे में ये चीज सोच रहे हैं कि हम किसी भी लड़की के साथ बात नहीं करेंगे क्योंकि लड़कियां तो ऐसा ही करती हैं। मेरा प्रॉब्लम है उन लड़कों के साथ जो ये चीज़ें कह रहे हैं बार बार अपने दिमाग में कि लड़कियों पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता है। एंड मेरा प्रॉब्लम है उन लड़कों के साथ जो बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि मैं तो शादी ही नहीं करूंगा। देखो हम एक ना ऐसे कल्चर में रहते हैं ना जहां पर शादी को ना एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया हुआ है, बहुत ही ज्यादा बड़ा दर्जा दिया गया हुआ है। एंड आज ऐसा क्यों हो रहा है कि इन सब केसेस को सुनने के बाद हम मर्दों के अंदर इतना ज्यादा डर बैठा जा रहा है कि हम शादी वाले कॉन्सेप्ट से और लड़कियों से खुद को कोसों मील तक दूर रखना चाहते हैं। एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर आज तुम ऐसा सोचते हो कि एक अच्छे से कॉलेज में जाकर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद अगर तुम करोड़ों रुपए की जॉब क्रैक कर लेते हो तो तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी मेंटालिटी बहुत ज्यादा गलत है। क्योंकि तुम्हें अभी इस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि जो तुम्हारी ज्यादातर लाइफ है ना 30 साल के बाद,
जो तुम शायद से 70 साल की उम्र तक जियोगे या फिर 80 साल की उम्र तक जियोगे, वो तुम ज़्यादातर टाइम स्पेंड करोगे ना कि अपने पैसे के साथ, ना ही अपने पेरेंट्स के साथ, ना ही अपने कुत्ते के साथ। वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तुम अपने पार्टनर के साथ। एंड तुम्हारा पार्टनर कैसा है ये बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करेगा कि तुम अपनी मैरिज लाइफ में क्या खुश रह पाते हो या फिर दुखी रह पाते हो। तुम बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव कर पाते हो या फिर और ज़्यादा अनसक्सेसफुल हो जाते हो। तुम अपनी लाइफ में और ज़्यादा चेरिश और ज़्यादा हैप्पीनेस लेवल्स को अचीव कर पाते हो या फिर तुम एक डिप्रेशन एंजाइटी वाली स्टेट की तरफ जाते हो। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारे पार्टनर के ऊपर। एंड इवेंचुअली क्या हो रहा है आज के टाइम पे कि लड़के अपने ऊपर फोकस करने में इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि जब शादी करने का टाइम आता है ना, तो मल्टीपल सिनेरियोज बन जाते हैं जिनके अंदर उनको शादी करनी पड़ती है या फिर शादी कॉम्प्रोमाइज के अंदर आकर करनी पड़ती है। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि प्रॉबेबली तुम शादी करोगे जस्ट बिकॉज कि उस पॉइंट पे तुम्हें एक बहुत खूबसूरत लड़की दिख रही है एंड तुम उसके साथ शादी कर लोगे बिकॉज तुम्हें ऐसा लगता है कि खूबसूरत है तो अंदर से भी अच्छी होगी। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि लड़की वालों ने तुम्हें दहेज के दौरान ये चीज़ प्रॉमिस की कि अच्छा ऐसा होगा, हमारी लड़की ऐसी है, अच्छा ये लो फॉर्च्यूनर, ये लो स्कॉर्पियो, तुमने उस चीज़ के अंदर आकर शादी कर ली। तीसरा ऑप्शन ये चीज़ हो सकती है कि भाई तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, तुम्हें पता ही नहीं था कि ऑप्शन बिल्ड कैसे करते हैं, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इवन दो कि तुम्हारे पास एक हाईली सक्सेसफुल करियर था, लेकिन लड़कियों के नाम पे चुनने के मामले में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। इवेंचुअली तुमने सेटल डाउन कर लिया एक ऐसी लड़की के साथ जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं एज अ बड़ा भाई होने के नाते एंड एक ऐसा इंसान होने के नाते जो अपने से 10 गुना आगे लोगों को सुनता है और उनसे बातें समझता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि शादी या फिर जो तुम्हारा रिलेशनशिप है, ठीक है, खूबसूरती और पैसे से ज्यादा एक और फैक्टर आता है, एक दो और फैक्टर आते हैं जो ये डिपेंड करता है कि क्या तुम खुश रहोगे उसके अंदर या फिर नहीं। एंड वो है कि क्या तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के साथ या फिर नहीं, हर एक चीज को लेकर। बच्चा बड़ा कैसे करना है, बच्चा कब करना है, अगर हमारे पास कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है तो उसके अंदर कैसे डील करना है, अच्छा जब हम ग्रो कर रहे हैं तो एक दूसरे को कैसे मदद करनी है, ये सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड जब तुम्हारा एक पार्टनर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है ना, तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होते हो ना, तुम्हें पता होता है ना कि यार इसके साथ ना मेरी हर एक वाइब सेट होती है, मुझे दुख से ज़्यादा सुख मिलता है, तो क्या होता है कि इवेंचुअली वो तुम्हारी एक हैप्पी सक्सेसफुल मैरिज लाइफ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर आज तुम एक ऐसे इंसान के साथ आ जाते हो जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कैसी पर्सनालिटी है, जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं थे या फिर तुमने किसी और रीजन की वजह से उसका शादी कर ली, वो एक नंबर 1 साइन है कि तुम अपने आप को बर्बादी की तरफ ही लेकर जा रहे हो। Because as a man it is very important for you to focus on your career, but you also have to focus on your relationships, because relationship is gonna be a number 1 factor in your life after 30s। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में यही माइंडसेट है कि भाई सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एक पॉइंट के ऊपर जाकर एक लड़की मिल जाएगी, भाई क्या अतुल सक्सेसफुल नहीं था? सोच कर देखो, क्या चीज चाहिए? जॉब, अच्छी जगह में काम करता हो, इंजीनियर था भाई, वो टेक इंजीनियर शायद से, आई डोंट स्पेसिफिकली रिमेंबर वो क्या था, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड वो कुछ काम कर रहा था, सब कुछ था ना। फिर ऐसा क्यों सिचुएशन आई कि उसको डेथ मतलब उसको सुसाइड करना पड़ गया? टू बी ऑनेस्ट, एक बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आई एम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ रिलेशनशिप कोच, क्योंकि एज अ सोशल मीडिया मैनेजर हम उनके अकाउंट्स हैंडल करते हैं। एंड कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी शादी के अंदर खुश नहीं है, पता है कितने ऐसे लोग हैं? रीजन क्या है? उनका पति या फिर उनकी पत्नी उनकी बात नहीं मानती है, वो समझती नहीं है कि उनका जो सेक्स लेवल्स हैं, वो पत्नी चाहती है कि सेक्स नहीं करना है, पति चाहता है कि सेक्स करना है, दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा, दोनों पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा अलग अलग व्यूज़ हैं, पत्नी बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, पति बहुत ज़्यादा पैसा सेव करता है। अच्छा, कोई प्लानिंग नहीं है फ्यूचर की कि कब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दोनों एक दूसरे के गोल्स के अंदर सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा, जब घर पति थका हुआ आता है या फिर पत्नी थकी हुई आती है, एक दूसरे को कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं देता है। लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि शादी की शुरुआत में तो बहुत सब कुछ अच्छा था, अब सब कुछ बिखरता हुआ जा रहा है। ऑप्शन क्या है? डाइवोर्स ले लेते हैं। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि तुम एक ऐसे पार्टनर के साथ शादी करो या फिर एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आओ जो इवेंचुअली तुम्हारे हिसाब से हो,
तुम्हें पता हो पहले कि तुम क्या चाहते हो। ऐसा नहीं कि किसी इंसान की खूबसूरती देखकर तुम आ गए। क्या पता मैं बहुत ज्यादा आज तुम्हें स्मार्ट लग रहा हूं, लेकिन अंदर से मैं कैसा हूं। क्या पता तुम्हें वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, लेकिन क्या पता उसने खूबसूरती का सिर्फ एक फिल्टर लगाया हुआ है उस पहचान को छुपाने के लिए, जो शायद से वो किसी को भी नहीं बता सकती है। एंड वो पहचान कब अनफोल्ड होती है, जब तुम कुछ महीने रह लेते हो एक साथ। शुरुआत में अगर तुम रिलेशनशिप में रह रहे हो, चलो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन टूट भी गया तो दूसरे आ जाएगा। शादी के टाइम पे क्या करोगे। कहना तो बहुत ज्यादा आसान है ना कि डाइवोर्स ले लेते हैं, डाइवोर्स लेने के बाद पता है कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इस सारी चीजों को तुम बचा सकते हो एक ऐसा इंसान बनकर जिसको सबसे पहले अपने बारे में पता हो, एक ऐसा इंसान बनकर, एक ऐसा लड़का बनकर जिसके पास ऑप्शंस की कमी ना हो, ताकि जब शादी करने की बारी आए तो वो उन 10 लड़कियों में से चूज कर सके कि हाँ ये एक ऐसी लड़की है जिसके साथ मैं 70 या फिर 80% कंपैटिबल हूं। तुम्हें कोई परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो लेवल ऑफ कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग होगी ना, वो हर एक के अंदर वेरी करेगी। क्या पता तुम्हारे पास 10 लड़कियां हो जो तुम्हारी दोस्त हो, एक लड़की दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के नाम पे तुम्हें बिल्कुल ही गंद दिए जा रही है तुम्हारे दिमाग में। लेकिन एक लड़की है जो तुम्हें पता है कि थोड़ी एवरेज है, लेकिन तुम उसके साथ वाइब बहुत ज्यादा अच्छी करते हो। एक दूसरी लड़की है जिसके अंदर तुम्हें ना सारी क्वालिटीज मिल रही हैं और 70, और तुम्हें लगता है कि यार ये एक ऐसी चीज है जो मैं चाहता हूं। तुमने ऑप्शंस बिल्ड किए ना। तो उस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि 30 साल की उम्र में हम ये ना कर लें कि हम एक ऐसे इंसान के साथ आ जाएं जिसके बारे में भैंचो तो हमें कुछ पता ही नहीं है। बाद में जाकर वो इंसान क्या करेगा, कैसा निकलेगा, तुम्हें कैसे डील करोगे। मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उस मर्द जात के लिए है जो अपने आप को थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल मानती है और इस चीज़ के अंदर बिलीव करती है कि करियर के साथ फोकस करने पे हमें अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस भी करना पड़ेगा। एंड करियर के ऊपर फोकस कैसे करना है वो तो तुम्हें पता है। रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस तुम्हें किस तरीके से करना है वो सिंपल सा ये है कि अगर आज तुम कॉलेज लाइफ में हो तो अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाओ कि जो हर लड़की से बात कर सके, हर एक लड़की से बात कर सके, ताकि तुम उन्हें समझ सको वो बात कैसे करती हैं, फेमिनिन नेचर क्या होता है। जरूरी नहीं है कि तुम उनके साथ रिलेशनशिप में आओ, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन बिल्ड करने के लिए तुम्हें हर एक लड़की के साथ सेक्स ही करना है। यू कैन बी फ्रेंड्स विद देम, लेकिन उस दोस्त बनने वाले फैक्टर को तुम्हें पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा, ताकि जब तुम 30 साल की उम्र में पहुंचो तो तुम एक ऐसी लड़की के साथ कॉम्प्रोमाइज ना कर बैठो जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। आई नो तुम इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो कि तुम मेरे इस मैसेज को समझोगे। तुम्हारा दिमाग के अंदर भूसा नहीं भरा हुआ है जो बेवकूफ़ों की तरह कुछ भी लिखेगा कमेंट सेक्शन में आके। आई नो कि अतुल वाला इंसिडेंट जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। बीइंग अ मैन मुझे पता है कि यार ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा बुरी लगती हैं जब अपने ही भाइयों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। बिकॉज ऐसी चीज़ें, चाहे अतुल बहुत ज़्यादा दूर था, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें मैंने अपने क्लोज वन दोस्तों के बीच में भी देखी हुई हैं। एंड आई नो कि जब ये फॉल्स केसेस वगैरह लगते हैं ना, कितना ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। देखो फ्यूचर में नहीं पता है कि हमारे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, लेकिन हाँ हम एक प्रेडिक्टेबल फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं अगर हम एक प्रेडिक्टेबल प्रेजेंट बनाएंगे। अगर आज हम ऐसी चॉइसेस लेते हैं जिसके ऊपर हम अपने आप को इतना इवॉल्व कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा एक बेटर रिजल्ट लाकर दे सकता है हमारे फ्यूचर में। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग दैट गाय जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू बिकम दैट गाय जिसके पास ऑप्शन है। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग दैट गाय जो किसी भी लड़की के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वी हैव टू बिकम दैट गाय जिसके पास ऑप्शन है एंड वो लड़की को चूज कर रहा है। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग दैट गाय जो मैरिज के अंदर इसीलिए जा रहा है जस्ट बिकॉज उसे सेक्स वगैरह करना है या फिर उसे घाई घाई में आकर कोई डिसीजन लेना है, वी हैव टू बिकम दैट गाय जो कॉन्शियसली चूज करेगा अपने आप को कि मेरे क्या क्या चॉइसेस हैं, मेरे क्या क्या लाइक्स हैं, मेरे क्या क्या डिसलाइक्स हैं, एंड उसके बाद वो एक ऐसा पार्टनर ढूंढेगा जो सिमिलैरिटी उसको दे रहा होगा। वी हैव टू बिकम द सेकेंड कैटेगरी ऑफ गाय because we are critical thinkers, we are intellectual guys, and we have to become like that, we have to think like that, and we have to behave like that. आई होप यार तुम्हें समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। आई विश यू ऑल द बेस्ट यार, डरने की कोई बात नहीं है। इससे भी बहुत बुरी बुरी चीज़ें होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन हमें एक बेहतर इंसान बनने की तरफ ध्यान देते रहना चाहिए। एंड इवेंचुअली अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हमारे को बेटर आउटपुट ही मिलेगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लास्ट में अतुल को यार सिर्फ ग्रीटिंग्स ही दे सकते हैं कि चलो जो हुआ इट हैपेंड फॉर अ रीज़न, जिस चीज़ रीज़न हमें अभी नहीं पता है। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, अच्छा था बुरा था, वी आर नो वन टू कमेंट ऑन दैट, वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन आवर सेल्फ। एंड हमें अपने आप को डरा कर नहीं रखना है, दैट इज़ द मिशन। वो तुम्हें भी फॉलो करना है, वो मुझे भी फॉलो करना है अपने लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी तुम्हारे डाउट्स हैं लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट।